Hello students, welcome to class 10th and today we are doing the topic cotton textile of manufacturing industries. कॉटन टेक्सटाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं इन एंशियंट इंडिया. देखिए कॉटन टेक्सटाइल क्या है. एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल्स यानी कि जहाँ से कॉटन के जो क्लोथ्स हैं वो बनाए जाते हैं. इन एंशियंट इंडिया पुराने टाइम में जो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस की जाती थी विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स आफ्टर द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के बाद एंशियंट इंडिया में तो हैंड स्पिनिंग से ही यूज़ किया जाता था और हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स ही यूज़ की जाती थी. लेकिन 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स केम टू यूज़. पावर लूम्स जो हैं उनका यूज़ किया जाने लगा, जिससे थोड़ा टाइम भी कम लगने लगा. यानी कि धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम इंक्रीज़ होने लगे. अदर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफ़र्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड. हमारी जो ट्रेडिशनल जो हमारी क्लोथिंग थी, ये ट्रेडिशनल क्लोथ जो है हमारे ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कॉलोनियल पीरियड में उन्होंने बहुत सफ़र किया. और बहुत सारा सफ़र उन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली सफ़र उन्होंने ये किया कि जो कॉलोनियल पीरियड था उस समय जो मिल मेड जो क्लोथ आता है यानी इंग्लैंड से जो क्लोथ आता था उससे ये लोग क्या नहीं कर पाते थे, कंपैरिजन नहीं कर पाते थे. तो जब ये कंपैरिजन नहीं कर पाए मिल मेड क्लोथ से जो इंग्लैंड से आता था, तो इनका जो मटेरियल है या इनका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होता था मार्केट में. और जब इनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाता था तो ये जो प्रोडक्ट है वो बचा रह जाता था और इनका जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हो पाता था. तो हम बात कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की. तो पहली जो सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल है हमारी वो है 1854 में मुंबई में हमारी पहली टेक्सटाइल मिल जो थी वो एस्टेब्लिश हुई थी. द 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप. 2 जो वर्ल्ड वॉर्स हैं वो यूरोप में लड़े गए थे. इन यूरोप इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी. उस समय इंडिया जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनी थी. देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लोथ इन यूके. उस समय क्लोथ की डिमांड थी यूके में. हैंस दे गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. हैंस दे गेव अ बूस्ट. उस समय उन्होंने एक बूस्ट दिया था डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. टुडे देयर आर मेनली 1600 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री. आज देर आर नियरली, आज के टाइम में अगर हम देखें भाई उस समय तो जब दोनों वर्ल्ड वॉर हुए तो उस समय तो इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था. तो आज की हम बात करते हैं तो इंडिया में 1600 ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल हैं पूरे देश में. और पूरे वर्ल्ड का या ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का 80% जो है और रेस्ट इन द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. 80% तो ये प्राइवेट सेक्टर में है और बाकी का जो है 20% वो पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर में है. प्राइवेट और पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर आपको पता होगा बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस वीडियोस. अपार्ट फ्रॉम दीज, और इसके अलावा देयर आर several thousand स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 looms. कुछ 1000 छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ भी हैं जिसमें 4 से 10 तक लूम्स भी हैं. यानी ये जो पावर लूम्स हैं जो कि मशीनरी के जैसा ही काम देते हैं और इन पावर लूम से इजीली जो क्लोथ है वो बन जाता है. इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कंसनट्रेट हुआ था उसका कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में महाराष्ट्र और गुजरात के. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, moist climate etc. contributed towards its localization. This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers. ये जो इंडस्ट्री है उसके बहुत क्लोज लिंक्स थे. भाई कॉटन ग्रोइंग बेल्ट जो थी, कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई, जहाँ पर ब्लैक सॉइल आपको मिलेगी. और ब्लैक सॉइल आपको ज़्यादातर कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में. तो वहाँ पर ही रॉ कॉटन सबसे ज़्यादा अवेलेबल होगा. अब रॉ कॉटन का सबसे ज़्यादा वहाँ अवेलेबल है. मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ, पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, ये सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर. तो इसने बहुत ही अच्छा लोकलाइजेशन के लिए इसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया. दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर. इस इंडस्ट्री का लिंक जो है एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा है. एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक होना और प्रोवाइड्स अ लिविंग टू द फार्मर्स. और फार्मर्स को एक लिविंग यानी कि एक रोज़गार प्रदान करना. कॉटन बॉल प्लकर्स को वर्कर्स एंगेज इन गिनिंग, जिनमें
कॉटन बॉल तोड़ने वाले, गिनिंग करने वाले, स्पिनिंग, वीविंग करने, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्यूइंग, इसके लिए बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है। एंड द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज़, और वो इंडस्ट्री जिसमें बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज़, इसकी जो डिमांड है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट भी करती है, सच एज केमिकल एंड डाइज, केमिकल और डाई करवाया जाता है तो उन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। मिल स्टोर्स को सपोर्ट करती है, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंजीनियर वर्क्स को, क्योंकि मशीनरी वगैरह की नीड होती है, दैट्स वाई। डाई को सपोर्ट करती है। तो ये जो कॉटन मिल इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के, और जो कॉटन है इसको तो गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है या गोल्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसानों के लिए गोल्ड की तरह काम करती है और काफ़ी अच्छा जो उन्हें मटेरियल है या काफ़ी अच्छी जो अर्निंग्स हैं वो उन्हें अवेलेबल करवाती है ये जो कॉटन है। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज़ टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, जैसे धीरे जिस समय स्पिनिंग जो है वो सेंट्रलाइज हो गई थी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में, वीविंग इज़ हाईली सेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल, और जो वीविंग है वो इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल के लिए उसका स्कोप दिख रहा था। एंड डिज़ाइंस ऑफ वीविंग इन कॉटन, और डिज़ाइन कॉटन के जो डिज़ाइंस हैं, सिल्क है, जरी है, एम्ब्रॉयडरी है, इन सभी के लिए इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। इंडिया का एक वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग में जो प्रोडक्शन था वो था, यानी कि पूरे वर्ल्ड क्लास जो स्पिनिंग है उसमें इंडिया जो है वो बहुत नाम से जाना जाता था। यानी सबसे ज़्यादा जो स्पिनिंग थी वो कहाँ हो रही थी, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में। कॉटन, सिल्क, जरी की एम्ब्रॉयडरी, इसके लिए भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट मच यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री। लेकिन जो लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक है, बट वीविंग सप्लाइज, वीविंग जो है वो सप्लाई कर रही है लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का यार्न नहीं होता जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हो। वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम्स, क्योंकि वीविंग की जाती है हैंडलूम्स के ज़रिए, पावरलूम्स के ज़रिए और मिल्स में। हैंडस्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द वीवर। हैंडस्पन खादी जो है उससे बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, रोज़गार मिलता है, वीवर्स को रोज़गार मिलता है अपने घर में ही। एज ए कॉटेज इंडस्ट्री, यानी घर की फैमिली के मेंबर्स ही जो हैं वो क्या कर पाते हैं, उसमें आराम से वर्क कर लेते हैं और उनकी पूरी फैमिली वर्क कर लेती है और उसका प्रॉफिट उन्हें हो जाता है। एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। गांधी जी ने खादी पहनो और इसके लिए क्यों इतना ज़्यादा इन्फोसिस किया, क्यों इतना ज़्यादा हमें फोर्स किया। वो इसलिए क्योंकि उस समय हमारा जो प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा था, यानी जो कपड़े हमारे जो तैयार हो रहे थे, वो सिर्फ एक ही हमारे पास प्रोडक्ट था, वो क्या था, खादी, यानी कि कॉटन। कॉटन के ही जो कपड़े थे वो हम पहन रहे थे, जो कि इंडियन थे, ना कि अदरवाइज़ जो जितने भी कपड़े थे वो सब कहाँ मिलते थे, वो सारे कपड़े जो थे वो अवेलेबल होते थे हमें इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसीलिए गांधी जी ने होममेड प्रोडक्ट्स को एनकरेज करने के लिए यार्न स्पिनिंग और वीविंग खादी के लिए जोर दिया। हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक इन इंडिया बाय वेरियस सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में किस किस तरीके का जो प्रोडक्शन है वो करता है इंडिया। जैसे देखिए मिल्स से जो प्रोडक्शन है वो होता है कम से कम 6%, 1.33 लाख लूम्स हैं इसमें। और बात करते हैं पावरलूम की, पावरलूम से होता है 54.17%, 14 लाख लूम्स हैं यहाँ पर। हैंडलूम से 23%, यहाँ पर लूम्स अवेलेबल नहीं होते। 90% ऑफ वीविंग, कटिंग एंड प्रोसेसिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज है सेक्टर में। डिसेंट्रलाइज सेक्टर्स में अवेलेबल है 90%, यानी छोटे छोटे जिनके पास 4 से 6 लूम्स हैं वहाँ भी हो सकता है, वहाँ से भी काफ़ी प्रोडक्शन आता है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज। मिल सेक्टर के जो लूमेज है लोअर देन पावर लूम। मिल सेक्टर लूमेज जो है वो पावर लूम और हैंडलूम से कम कैसे है। इंडिया देखिए एक्सपोर्ट करता है यार्न टू जापान एंड अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न जापान को, और जो अदर इम्पोर्टर्स हैं कॉटन गुड्स की जो इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं आर द यूएसए। वो कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, ये हैं।
USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन, ये सभी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो कॉटन गुड्स के इम्पोर्टर हैं, यानी जो हमारे यहाँ से कॉटन गुड्स को परचेज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं मैप्स की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है कॉटन, वुलन और सिल्क इंडस्ट्रीज़ का वो कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा डिटेल हम इसका पढ़ लेते हैं। ये देखिए, इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्पाइंडल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो चाइना के बाद जो सबसे ज़्यादा पावर लूम्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया के पास ही है। नेक्स्ट टू चाइना के बाद एंड एट अराउंड 34 मिलियन के आसपास हैं। सिंस द मिड 80s के बीच में द स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। स्पिनिंग सेक्टर जो है उसमें लॉट ऑफ अटेंशन था, यानी बहुत ज़्यादा स्पिनिंग सेक्टर पे ध्यान दिया गया। एंड वी हैव अ लार्ज शेयर ऑफ इन द वर्ल्ड, हमारे भी शेयर जो था वर्ल्ड में वो बहुत लार्ज था। अकाउंटिंग फॉर द 1/4 द टोटल ट्रेड, पूरे ट्रेड का 1/4 पार्ट जो है वो किसके लिए, लार्ज शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कॉटन यार्न का ही था। हाउएवर अवर ट्रेड इन गारमेंट्स इज़ ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। वैसे तो हमारा ट्रेड जो था गारमेंट में वो पूरे वर्ल्ड का 4% था। आर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल, capable of using all the fibers we produce, capable यूज़ किया एंड ऑल फाइबर्स भी प्रोड्यूस, जितने भी फाइबर्स प्रोड्यूस होते थे। द वीविंग, निटिंग एंड द प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, जिसे प्रोड्यूस किया जाता था एक कंट्री में। वीविंग, निटिंग यानी पूरा जो प्रोडक्शन है उसके लिए, यानी कि सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसके लिए हमें बाहर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने की नीड नहीं होती। इसका टोटल प्रोडक्शन हमारे इंडिया में ही किया जाता है। ये पूरे हमारी कंट्री का इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए कहीं पर भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मशीनरी लेने की ज़रूरत है, कुछ भी चीज़ आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी जो स्पिनिंग मिल्स है ना वो पूरे ग्लोबल लेवल पर compete करने की कैपेसिटी रखती हैं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी आप इससे कंपटीशन कर सकते हो किसी और लेवल की कंपनी से, हमारी कंपनीज़ की वीविंग मशीन का या स्पिनिंग मिल्स का। वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूजिंग कैन नॉट मच यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी यार्न। इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का यार्न यूज़ नहीं होता है। इस प्रोड्यूस इन द कंट्री, जो कि कंट्री में प्रोड्यूस होता है। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज़ इन दीज सेगमेंट्स। ऐसे ही इन्हीं सेगमेंट्स में बहुत सारे लार्ज और कुछ मॉडर्न फैक्ट्रीज़ हैं इन सेगमेंट्स में। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो छोटी यूनिट्स में किया जाता है। विच कैटर टू द लोकल मार्केट, जो कि लोकल मार्केट में अवेलेबल होता है। दिस मिसमैच अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। ये एक मेजर ड्रॉबैक है इस इंडस्ट्री का। एज अ रिज़ल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न विद गारमेंट मैन्युफैक्चर हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। तो यहाँ पे कई बार क्या है कि जो हमारा जो क्वालिटी का क्लॉथ है, यानी कि जो हैंडलूम से नहीं बनता है, तो कुछ बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं इस सेगमेंट में, उसमें छोटे छोटे यूनिट्स में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, जिससे अलग अलग डिफरेंट एक ही जो क्वालिटी है उसके डिफरेंट आपको मेजर्स मिलते हैं। एज ए रिज़ल्ट ये होता है कि मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न। हमारे बहुत सारे जो स्पिनर्स हैं वो कॉटन यार्न जो है उसको इम्पोर्ट करते हैं। ये गलत है जिसमें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें किसी अदर कंट्री से क्या लेना पड़ रहा है, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लेना पड़ रहा है। देखिए यार्न जो है उसको सेल किया जाता है 85 रुपीज़ पर kg पे। इफ़ इट इज़ सोल्ड एज अ ट्राउज़र इट फैजेज, और अगर ये एक ट्राउज़र की तरह सेल किया जाएगा तो इसका प्राइस होगा 800 पर kg। वैल्यू इज़ एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न। ये वैल्यू कैसे ऐड होती है ये हमने लास्ट फ्लो चार्ट में पढ़ लिया था। तो इसके वैल्यू ऐड करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है। ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी। वैसे तो हमारा जो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज़, काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हमने किया प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन में। स्टेपल कॉटन लैक बॉल्स, देखिए स्टेपल कॉटन में जो कि मेन हमारा कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी इनकम का, 9,232 लाख बेल्स, इतनी गांठें 2004-05 में हमें कम्पीट हुई थी, इतने लाख
जो प्रोडक्शन है वो हमारा हुआ था। तो हमें थोड़ी इंपोर्ट की जो नीड है वो फील हुई। पावर सप्लाई इज इरेटिक, क्योंकि हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई भी प्रॉब्लम कर रही थी एंड पावर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो रही थी। मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, मशीनरी को भी अपग्रेड किया जाने के लिए नीड थी, क्योंकि मशीनरी भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में नहीं थी। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर, और जो अदर प्रॉब्लम्स हैं लो आउटपुट ऑफ लेबर की, स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। अदर प्रॉब्लम्स क्या थी? सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री की लेबर का और स्टफ़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, यानी कि स्टफ़ का जो कंपटीशन था कि स्टफ़ जो है वो कैसा है कैसा नहीं है, इन सारी चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जूट टेक्सटाइल की। तो ये हमने पढ़ा कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल में क्या प्रॉब्लम्स हैं इसका एक बार ये मैप और देख लेते हैं। देखिए कॉटन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पर है, जो आपको डॉट से दिखाई दे रही हैं। जैसे ये देखिए मुरादाबाद, ये आपका मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, पोरबंदर, राजकोट, देवास, ये वाला जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है देखिए, इसमें ज़्यादातर आपको कॉटन मिल्स मिलेंगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है। रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का ये वाला जो रीजन है ये प्लेट्यू रीजन है, और प्लेट्यू रीजन में जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है। प्लेट्यू रीजन जो बनते हैं वो लावा के ठंडे होने से बनते हैं, और ये जो लावा के ठंडे होने से जो बनते हैं, यहाँ पर जो सॉइल होती है वो इन्हीं चट्टानों के टूटने से बनती है। तो वो सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल कही जाती है, और ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें जो कॉटन है वो बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो ये जहाँ जहाँ पर ब्लैक सॉइल होगी वहाँ पर जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होगा। जैसे देखिए ये पूरा जो बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में जो कॉटन का प्रोडक्शन है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा रीजन कैसा है? प्लेट्यू रीजन है। तो ये था हमारा मैप वर्क जिसमें हम कॉटन पढ़ रहे थे। अब हम बात करते हैं जूट टेक्सटाइल्स की। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया जो है वो रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट द सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। जूट की जो गुड्स है वो सेकेंड प्लेस पर है, यानी कि बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं जूट को वो हम ही लोग करते हैं। देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन इंडिया। इंडिया में लगभग 70 जूट मिल्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इनमें से ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है, क्योंकि देखिए जूट के लिए क्या चाहिए होता है हमें कि जो जूट है उसके प्रोडक्शन के लिए हमें पानी वाला एरिया जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। ज़्यादातर जो वेस्ट बंगाल में मिलता है वो होता है हुगली रिवर के किनारे। इस अ नैरो बेल्ट है। फर्स्ट जूट मिल जो थी वो कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, रिशरा में 1859 में। आफ्टर द पार्टीशन के बाद जूट मिल्स रिमेंड इन इंडिया, बट 3/4 ऑफ द जूट एरिया, जो हमारा 3/4 जूट एरिया है वो पाकिस्तान में चला गया, बांग्लादेश में चला गया, सॉरी, जो पहले पाकिस्तान कहा जाता था। यानी कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इंडिया के पार्टीशन के टाइम पे जब बांग्लादेश को पाकिस्तान ही माना गया था कि ये ईस्टर्न पाकिस्तान है, तो उस समय हमारा जूट का जो मेन प्रोड्यूसिंग एरिया था, यानी जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता था, वो सारा पार्ट हमारा कहाँ चला गया? 3/4 पार्ट, यानी 70% जो पार्ट है वो कहाँ चला गया? हमारा पाकिस्तान में चला गया, जो अब बांग्लादेश है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर लोकेशन। इनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, क्यों होते हैं ये हुगली रिवर पे ही क्यों इनका जो प्रमोशन है वो होता है? प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़। ज़्यादातर जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की हुगली बेसिन में होती है। सपोर्टेड अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज़। यहाँ पर रेलवेज़ का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रोडवेज़, वाटरवेज़, ये सब कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। रॉ मटेरियल को मिल में आसानी से पहुँचाया जा सकता है, और मिल से जो रेडीमेड जो प्रोडक्ट है उसको भी आसानी से पहुँचाया जा सकता है, उसको भी आसानी से मार्केट पहुँचाया जा सकता है। कोलकाता की अगर हम बात करें, कोलकाता जो है वो एक बहुत ही बड़ा अर्बन सेंटर है। प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट जूट गुड्स। ये जूट गुड्स के प्रोडक्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। जूट इंडस्ट्री जो है वो 2.61 लाख वर्कर्स को डायरेक्टली जॉब देती है। मार्जिनल फार्मर्स को हु आर एंगेज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड मेस्टा।
जूट और मेस्टा में कल्टीवेशन करने के लिए मैनी मोर पीपल आर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, मैनी मोर पीपल जो है वो इनडायरेक्टली आपको इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्री ने काफ़ी चैलेंजेस भी फेस किए। कभी सिंथेटिक फाइबर्स आ गए, बांग्लादेश ब्राज़ील ये आगे हो गए, तो इंटरनल डिमांड जो है वो जूट पैकेजिंग की बढ़ने लगी। यानी कि जब जूट की डिमांड बढ़ने लगी 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी जो थी उसे सुधारा गया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी इम्प्रूव करना, इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स एंड एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर एनहेंस करना। रशिया, कनाडा, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके, ऑस्ट्रेलिया ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। एक बार अगर इसको ओपन कर लिया जाता है द अपॉर्चुनिटी फॉर यूज़ जूट प्रोडक्ट्स, जूट के प्रोडक्ट्स को आप काफ़ी बार यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमने आज पढ़ा कितनी टेक्सटाइल्स के बारे में। 2 टेक्सटाइल्स आर देयर, कॉटन मिल्स एंड जूट मिल्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।